Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video, we are going to learn about the method of monitoring. So first method is clinical disease records. A starting point for assessment of the peripartum health is to have accurate record for the farm specific incidents of the clinical disease of the importance heard. Okay, so कोई किसी भी फार्म में जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस हो रही है तो उसमें जो क्लिनिकल डिजीज़ होती है उनका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हमारा जो कैटल उसकी हेल्थ कैसी है उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और टिपिकली जो हमारे नंबर ऑफ कैटल्स होते हैं हमारे पास तो उनको कोई डिजीज़ तो नहीं है सच एज मिल्क फेवर या फिर मेट्रिस्टिस, retention ऑफ द प्लासेंटा, डेस्टोकिया, ऐसे अगर डिजीज़ वगैरह है तो उनका प्रॉपर हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किस टाइम पे कैसे सिम्टम्स थे, क्या हुआ था। एंड उनकी कलिंग भी करनी होती है कि हाँ ये वाला ड्यूरेशन आएगा तो हमें उस हर्ड से इस हमारा जो स्पेसिफिक कोई कैटल जो इन्फेक्टेड है उसे निकाल देना है। और उसे हम ड्राइड इन द अर्ली लैक्टेशन, जब अर्ली लैक्टेशन का फेज़ आ रहा है उस टाइम में वो दूध नहीं दे रही है तो उस टाइम पे भी हमें उसकी कलिंग करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों का केयर करना पड़ता है, इससे इसके लिए हमें क्लिनिकल डिजीज रिकॉर्ड्स रखने की इंपॉर्टेंस पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द फीड इंटेक। हमारा कोई भी जो कैटल है वो पेरीपार्टम कैटल है वो कितना फीड इंटेक कर रहा है। एडिक्वेट फीड इंटेक बाय ऑल द पेरीपार्टम कैटल इज इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड प्रोडक्शन। उनके हेल्थ और प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट इज़ देयर फॉर डिजायरेबल टू मेजर द फीड बाई ड्राई मैटर इनटेक। डीएमआई से मेजर कर सकते हैं पेरीपार्टम में अर्ली पोस्टपार्टम काउस का। अल्दो मेजरमेंट जो है ओनली ग्रुप एवरेज इनटेक में बी पॉसिबल इन द कमर्शियल फ्री स्टॉल बांस। और जब इनका मेजरमेंट करेंगे हम तो जो कमर्शियल फ्री स्टॉल बांस होते हैं वहीं से एवरेज इनटेक हम इसका निकाल सकते हैं। थर्ड है हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज रैपिडली इन अर्ली लैक्टेशन एंड अ कंसिस्टेंट राइस शुड रिजल्ट फ्रॉम गुड हेल्थ एंड द फीड इनटेक। मिल्क प्रोडक्शन को एक्सपेक्ट करते हैं कि धीरे धीरे वो रैपिडली बढ़ेगा अर्ली लैक्टेशन के टाइम में, और उससे हमें उसका अच्छा हेल्थ रहेगा, फीड इनटेक अच्छा रहेगा, तब जाके उसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। Therefore, daily measurement of the milk production in the first week of the lactation gives idea about the health of an animal. तो जब फर्स्ट वीक होता है लैक्टेशन का तो उस टाइम में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो कैटल है, जो काऊ है, वो कितना हेल्दी है। एग्जाम्पल में है, इफ़ काऊ इज सफरिंग विद द डिजीज देन मिल्क प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज। अगर कुछ किसी भी तरह का डिजीज होगा तो मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारे पास है फोर्थ है बॉडी कंडीशनिंग स्कोरिंग। हमें बॉडी का जो वेट होता है, फैटनेस, थिननेस, उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएशन करना होता है। बॉडी कंडीशनिंग स्कोरिंग मेथड है जिसमें हम फैटनेस और थिननेस जो है काऊ का उसको देख के इवेल्युएट करते हैं। बॉडी कंडीशन जो इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी को, रिप्रोडक्शन को, हेल्थ को और लॉन्गिविटी ऑफ द डेयरी कैटल्स को। थिननेस और फैटनेस जो है आइडिया देता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का। अगर कोई हमारा जो कैटल है थिन है, बहुत पतला है, तो उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी तभी ऐसी कंडीशन है। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स और इम्पॉर्टेंट हर्ड मैनेजमेंट का भी पता लग जाता है। ओवर कंडीशनिंग और फैटनेस जो है उससे भी हमारा ये रिजल्ट हो सकता है पुअर न्यूट्रिशन का। एक फैट काऊ जो है ज़्यादा ससेप्टेबल होती है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से, और मोर लाइकली टू हैव टू डिफ़िकल्ट एट द मीन्स उसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कार्विंग करने में भी। अंडर कंडीशनिंग और थिननेस कैन फ्रिक्वेंटली लोअर द प्रोडक्शन। अगर बहुत पतली है, अंडर कंडीशनिंग भी है, तो इससे भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मिल्क का प्रोडक्शन लो हो जाएगा, फैट लेवल कम रहेगा, इनसफिशिएंट एनर्जी रहेगी, प्रोटीन्स रिजर्व नहीं रहेगा, तो उसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे लो हो जाएगा। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसका जो बॉडी की कंडीशनिंग हो, ओवर भी नहीं हो और अंडर भी नहीं हो। उसके फैटनेस और थिननेस जो है बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, वेटेज उसका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ताकि उसको ना काल्विंग में प्रॉब्लम आए, ना ही मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आए, और वो बिल्कुल हेल्दी रहे। ओके गाइस, इतना तो हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि कोई भी जो ब्रीड है जिससे कि हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ होती हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शन उनको जिनसे हमें मिलता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। ओके, सो पहली बात ये, इनके जो हाई यील्डिंग जो ब्रीड्स होती हैं वो अट्रैक्टिव दिखती हैं, विगर, हार्मोनियस, उनका ब्लेंडिंग ऑल द पार्ट जो है बहुत ही इम्प्रेसिव स्टाइल होता है, वो बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखती है इंडिविजुअली। वो आपको पता लग जाएगी कि ये गुड यील्ड की वैरायटी है, सॉरी ब्रीड है। एनिमल शुड हैव द वेस्ट शेप
अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, उनका जो बॉडी का शेप होता है वो भी बहुत वेस्ट होता है, मीन्स बिल्कुल दूर से ही दिखने में लग जाता है कि हाँ ये अच्छी इल्ड है, इसकी अच्छी ब्रीड है ये। एंड अडर शुड बी वेल अटैच टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन से बहुत अच्छी तरह से अटैच रहता है अडर। एंड जो स्किन है अडर का, उसमें भी गुड नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। जो 4 क्वार्टर्स होते हैं अडर के, वो भी वेल डिमार्केटेड होते हैं अपने प्लेस पे। वेल प्लेस्ड टीट्स होते हैं, टीट्स भी बिल्कुल अपने सही प्लेस पे होते हैं। टीट प्लेसमेंट और साइज, तो टीट शुड बी अबाउट द 2 इंचेस लॉन्ग, जो टीट है वो 2 इंच के होने चाहिए, सिलेंड्रिकल होने चाहिए, और स्क्वायरली अंडर द ईच क्वार्टर्स, हर क्वार्टर में 4 जो हैं वो टीट्स होंगे, एंड वो 2 इंचेस लॉन्ग होने चाहिए। नॉट टू वन साइड और अनदर साइड, ना ही एक साइड होंगे ना ही दूसरी साइड होंगे, बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पे होंगे।